देखिए बहुत सारे लोग हैं आप लोग जो 2026 में पेपर दे रहे हैं, 2026 में आप लोग पेपर दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक बहुत स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करना चाहते हैं कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो 2026 में दे रहे हैं या 2027 में भी अगर आप दे रहे हैं तो क्या आपकी एक करेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस प्रिपरेशन के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं AI टूल आ चुका है, AI टूल को पूरा यूज़ करिए, AI टूल में पूरा यूज़ करिए। और आपको ये भी बताते हैं कि प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जब आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपको थोड़ा सा फैक्ट में भी फोकस करना पड़ जाता है। देखिए इस प्रिपरेशन को आप 3 फेजेस में बांट सकते हैं। यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे तो ये प्रिपरेशन जो आपकी है इसको आप लोग 3 फेजेस में बेसिकली बांट सकते हैं, है ना। 3 फेजेस में बांट सकते हैं। इसमें जो पहला स्टेज या पहला फेज जो है वो आप कह सकते हैं कि इसमें आपको कोर अपना बिल्ड करना है। यहाँ पे कोर बनाना है। जब बोलता हूँ कोर तो कोर मतलब है फाउंडेशन आपको यहाँ पे बिल्ड करना है। ठीक है, जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे फाउंडेशन बिल्ड करना है। और फाउंडेशन कैसे बिल्ड होता है? फाउंडेशन कुछ चीजों से बिल्ड होता है। सबसे पहला आपका स्टेप क्या होना चाहिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि जो भी आपके PYQs हैं, सबसे पहले आपको PYQs देखना चाहिए और इसके साथ आपको सिलेबस देखना चाहिए। तो पहला जो स्टेप होता है जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है PYQs और सिलेबस, कि आप जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोर बिल्ड करने के लिए सबसे पहले PYQs देखना है और सिलेबस देखना है। PYQs में आप प्रीलिम्स के भी PYQs देखेंगे कि प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, और यहाँ पे आप जो मेंस है मेंस के भी PYQs देखेंगे। और यहाँ पे बेसिकली आपको देखना है जो वो कितने साल का देखना है। तो आप ये कह सकते हैं कि लास्ट एटलीस्ट 10 से 12 ईयर्स का आप जो है पेपर देखिए। तो 10 से 12 इयर्स का जब आप पेपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या पता चलता है? यहाँ पे आपको 10 से 12 इयर्स के पेपर में पता चलता है कि ट्रेंड क्या है, पहली चीज तो। ठीक है, दूसरी चीज कि कौन से एरियाज में आपको फोकस करना है, फोकस एरियाज क्या होंगे। जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं जैसे एनवायरमेंट है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि PYQ एनालिसिस होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, फॉर दैट मैटर। आप अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सोचिए आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पॉलिटी का, पॉलिटी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले पॉलिटी के PYQs देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आए। उसके साथ आप क्या देखें? सिलेबस देखें। तो आपको एक आइडिया पता चल जाएगा कि सिलेबस के कौन से पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, तो कोर एरिया को बेटा आपको पकड़ना पड़ेगा कि कोर एरिया क्या है, कहां पे आपको फोकस करना है। अब जब आपने एक बार PYQs देख लिया प्रीलिम्स का, मेंस का, आपको थोड़ा बहुत पैटर्न समझ में आ गया। अब जब आप पढ़ाई करेंगे तो कोर बनाने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना होगा NCERTs। NCERTs आपको सबसे पहले पढ़नी है। अब NCERTs कौन से क्लास की पढ़नी है? तो ये याद रखिएगा 6 से लेके 12 तक की NCERTs पढ़नी है। और आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर कौन कौन सी NCERTs पढ़नी है, किस सब्जेक्ट की NCERTs पढ़नी है? तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि NCERTs जो आपको पढ़नी है ये हिस्ट्री की पढ़नी है, आपको पॉलिटी की NCERTs पढ़नी है, आपको जियोग्राफी की NCERTs पढ़नी है, और आपको इकोनॉमिक जो है उसकी NCERTs पढ़नी है। साथ ही में मैं ये भी कहूंगा आपसे कि 6 से लेके जब हम बात कर रहे हैं 10th तक की, तो इसमें आप साइंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में केवल और केवल आप साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, आपका एनवायरमेंट का भी कुछ पोर्शन कवर हो रहा है। आपका एक बेस बन रहा है एग्रीकल्चर के लिए भी, आपका बेस बन रहा है कि किस तरीके से जो फिनोमेनाज हो रहे हैं ज्योग्राफी में उसको समझने के लिए भी आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि 6 से लेकर 10 तक की जो साइंस है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप वहां पे वैलेंसी देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, वो सब नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 6 से लेकर 10 तक की जो साइंस है वो बढ़िया। अगर आप 6 से 10 तक की साइंस पढ़ रहे हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो आपको एनवायरमेंट में भी बहुत हेल्प होगी और आपको ज्योग्राफी में भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ये चीज याद रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि NCERTs का अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या आप कहेंगे सर NCERTs ही पढ़ना है, क्या हमें स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़नी है? पढ़नी है, स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। तो पहला जो आपका फाउंडेशन होना चाहिए, वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा जब आप PYQs और सिलेबस अपना अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे,
आपका फाउंडेशन कैसा स्ट्रॉन्ग है? जब आप एनसीईआरटीज में अपनी अच्छी पकड़ बना लेंगे। अब आप कहेंगे सर एनसीईआरटीज कितना पढ़ना है? ये डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आप 2026 में देने जा रहे हैं तो आपके पास टाइम अभी कम है। तो व्हाट यू नीड टू डू इसकी एक थरो रीडिंग हमारे पहली बार में ही एक अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करें और उसको समझने की कोशिश करें। अगर आप 2027 में दे जा रहे हैं तो अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप 2027 में अपीयर होने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। आपको फोकस ये करना है कि अगले 6 महीने आपको टारगेट सेट करना है कि मुझे एनसीईआरटीज 2 से 3 बार पढ़ लेनी है 6 महीने में। एनसीईआरटीज को 2 से 3 बार आपको समझ लेना है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटीज को 2 से 3 बार समझ रहे हैं, जो एनसीईआरटीज मैंने लिखी है, तो आप बिलीव करिए कि आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आप जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आप जो भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, आपको सारी चीजें जो हैं फ्रूटफुल लगना चालू हो जाएगी, क्योंकि अब आप उस स्टेज में आ जाएंगे जहां पे आप केवल और केवल चीजें सीखेंगे, ठीक है। दूसरी, सेकेंड फेज आपका क्या होना चाहिए? सेकेंड फेज में आपको स्विफ्टली मूव करना है। आपको स्विफ्टली मूव करना है किसमें? सेकेंड फेज में आप स्विफ्टली मूव करेंगे जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसमें, ठीक है। तो अब यहां पे अपना जो आपने कोर फाउंडेशन बनाया है उसमें आप क्या कर रहे हैं? सुपरफिशियल लेयर्स को ऐड करेंगे। तो ये जो फेज होता है ये सुपरफिशियल सुपरफिशियल आपकी जो लेयर्स हैं उसको ऐड करने का टाइम आ जाता है। मतलब जो भी आपने फाउंडेशन बनाया, जैसे आपकी इमारत बन जाती है, आपने नींव तैयार करी, अब उसके ऊपर आप जो है जितनी लेयर्स लगाएंगे वो ऊपर बनती चली जाएगी, ठीक है। तो सुपरफिशियल लेयर्स जो है आपको बिल्ड करना है। इसमें आप क्या करेंगे? इसमें जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पे आप स्विच कर जाएंगे। यहाँ पे आप जो बुक्स आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे स्टैंडर्ड बुक्स अगर हम बात करें तो जैसे पॉलिटी के लिए, ठीक है ना, हम सब जानते हैं, सारे टॉपर्स भी बोलते हैं, आपका लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, लक्ष्मीकांत की बुक हो गई। जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए यू हैव स्पेक्ट्रम, राजीव अहिर सर की आपकी क्या है? स्पेक्ट्रम है। ये गाइड की तरह है बेसिकली। आपने एक बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग बना ली, उसके बाद आप गाइड बुक पढ़ रहे हैं जहां से क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है आपका? आपने अपने आप को स्विच कर लिया। अब जब आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली, आपने पीवाईक्यूज देख लिए, पीवाईक्यूज लगा लिए, सिलेबस आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, अब आपको क्या करना है? इसी में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब आप क्या करें? आप टॉपिक वाइज यहाँ पे क्या करें? एमसीक्यूज लगाएं। एमसीक्यूज कहीं से भी लगा सकते हैं आप, कोई भी इंस्टीट्यूट के नो लगा सकते हैं। आप पीडब्ल्यू के लगाइए, ओनली आईएएस के बहुत अच्छे आपके एमसीक्यूज हैं, आप एमसीक्यूज लगा सकते हैं, टॉपिक वाइज लगाइए, ठीक है। अब तो आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग इस समय आपका जो एआई टूल्स है, बहुत सारे एआई टूल्स हैं, एआई टूल्स को आप यूज कर सकते हैं। टॉपिक उसमें डालिए और टॉपिक में आप कमांड दे सकते हैं। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के क्वेश्चंस के लिए कमांड दे सकते हैं। अगर प्रीलिम्स को आपको लगाने हैं एमसीक्यू, जब हम एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाना है तो आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगा सकते हैं। इसको आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लगा सकते हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज लगा के जो है आप अपने नॉलेज को टेस्ट करेंगे कि कितना आपने ग्रास्प करा है। अगर आपको कहीं लग रहा है कि मेरा फाउंडेशन वीक है या मैंने जो पढ़ाई करी है मुझे फिर से रिवाइज करना है, तो प्लीज करिए। अगर आपको लग रहा है कि ज्योग्राफी वीक है तो फिर से जाइए और फिर से बेसिक एनसीईआरटीज को पढ़िए, फिर से आप उसको जो है देखने की कोशिश करिए कि कहाँ पे आप लैग करें, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां पे अंडरस्टैंडिंग ऐसी लगती है आप फिर से पढ़ लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो वो चीज आप फिर से करिए। आप क्या करें? आप फिर से एनसीईआरटीज पे जाएं और एनसीईआरटीज पे स्विच करके फिर से वो टॉपिक्स जो आपके वीक है उनको आप पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। और फाइनल आपका जो फेज होता है, थर्ड फेज, जो फाइनल फेज होता है, थर्ड फेज इस जर्नी में, ठीक है, जब हम इस जर्नी की बात करेंगे तो जो आपका फाइनल फेज है, दिस इज टेस्टिंग योरसेल्फ। फुल लेंथ टेस्ट आपको देना है। यहाँ पे आप जाके क्या करें? फुल लेंथ टेस्ट दे, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। ये फुल लेंथ टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है। अब अगर इसमें ध्यान समझिएगा, अगर आप 2026 में देने जा रहे हैं, 2026 में आप अपीयर होने जा रहे हैं, तो आपके पास इसको करने के लिए, ये जो है इसको करने के लिए लगभग 6 से 7 मंथ्स है, ठीक है। और आज ये 2026 के लिए मैं बता रहा हूं, 2027 अगर है तो आप अपने लेजर में थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है थोड़ा सा, आप अपने लेजर में काम कर सकते हैं और ये वाला जो फेज है आपका कोर फेज, इसमें बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है उनके पास इतना टाइम जरूर है कि वो क्या कर सकते हैं, वो अभी भी अपना 1 to 3 मंथ्स जो है वो 1 to 3 मंथ्स किस में फोकस कर सकते हैं? एनसीईआरटीज में, कोड में फोकस कर सकते हैं, पीवाईक्यूज को लगा सकते हैं, ठीक है। और जो आपका 4th 5th मंथ है, वो 4th 5th मंथ आप क्या कर सकते हैं?
5th मंथ जो आपका होगा उसको आप कहाँ फोकस कर सकते हैं, सेकेंड फेज में, ठीक है। एंड जो आपका 6th मंथ है, जो आपका 6th एंड 7th मंथ है, उसको आप कहाँ फोकस कर सकते हैं, इस वाले पीरियड के लिए फुल लेंथ टेस्ट में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको बता दूं एआई टूल आ चुका है, एआई टूल को पूरा यूज करिए, एआई टूल में पूरा यूज करिए। और आपको ये भी बता दें कि प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जब आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपको थोड़ा सा फैक्ट में भी फोकस करना पड़ जाता है। मेंस की प्रिपरेशन में और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको तैयारी करनी है, 2026 में आप अपीयर हो रहे हैं, तो ये आपका सबसे, आप कह सकते हैं, सटीक टाइम है। बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल चीज बता रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को जितना लिमिटेड रखेंगे उतना बेटर है। आप अपने रिसोर्सेज जितने कम रखेंगे उतना बेटर है। आपका टाइम भी नहीं है, पहली चीज तो 2026 वालों के लिए, ठीक है। और दूसरा, अगर टाइम है भी आपका, आप अगर 2027 में अपीयर भी हो रहे हैं, तब भी आपको मैं बता दूं कि आपको अपने रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखने चाहिए, ठीक है। एक ही चीज को बार बार पढ़िए। अगर आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे और एनालाइज करेंगे जो भी टॉपर्स हैं या जो भी मार्क्स आते हैं लोगों के, तो आपको पता चलेगा कि अगर इस एग्जामिनेशन में 55-60% आप स्कोर कर रहे हैं तो आप रैंकर बनेंगे, टॉप 100 में आपकी रैंक आएगी। जब आप पेपर देखते हैं, जब आप देखते हैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, जब आप जीएस के मेन पेपर देखते हैं तो आपको क्या लगता है, टॉपर्स को सारे क्वेश्चन आते हैं? नहीं, ठीक है। उनको 60 से 70% केवल क्वेश्चन आता है, 60 से 70% क्वेश्चन आता है। और जब आपको 60 से 70% क्वेश्चन आता है तो आप समझ लीजिए राजा है उस समय। आप ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि मैं इस समय राजा हूं, क्योंकि और किसी को नहीं आ रहा है उतना, केवल जो टॉप करने वाले हैं उन्हीं को 60 से 70% आ रहा है। क्योंकि अगर आप 60 से 70% बहुत अच्छे से जानते हैं तो आप बहुत अच्छे से उन आंसर्स को लिखेंगे। और जो 30 से 40% है वो सबके लिए टफ है, आपके लिए भी टफ है, ठीक है। और उसमें भी आप कुछ ना कुछ तो मैनेज करेंगे ही करेंगे। तो ये याद रखिएगा, जो टॉप कर रहा है वो 55-60% में टॉप कर जा रहा है, इससे ज्यादा आपको भी नहीं लाना है। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम लोग के अंदर प्रॉब्लम क्या है, हमें परफेक्ट बनना है। हम सोचते हैं इस एग्जामिनेशन में हम ज्योग्राफी जब पढ़ के जाएं तो ज्योग्राफी में हमारी पीएचडी हो, कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि हम ज्योग्राफी में छोड़ के आए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ज्योग्राफी में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7 कर लिया बहुत है। हिस्ट्री में अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं 7-8 कर लिए बहुत है। 7 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो तुम, जहां 50% में कट ऑफ क्लियर हो रहा है, वहां पे अगर आप 7 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी प्रिपरेशन बहुत दमदार है, आप बहुत अच्छी आपने प्रिपरेशन करी है। तो परफेक्टनेस के लिए यहां पे ना जाओ, परफेक्ट यहां नहीं बनना है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 मार्क्स लेके आ रहा है। यहाँ पे केवल और केवल आपको फोकस करना है कितना, 55 से 60%, बस इतना ही स्कोर आपको करना है। अगर आपने इतना स्कोर करा तो आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ जाएंगे, ये चीज याद रखिएगा, है ना। मैं कई बार ये बात बोलता हूं कि ये कंपटीशन है, एकेडमिक एग्जामिनेशन नहीं है। एक बार हम और हमारे भाई, हम लोग जू में गए हुए थे, और वहां जू में गए तो बहुत सारे मेरे साथ टीचर भी थे, मेरे कलीग भी थे। और वहां पे जू में जब हम लोग गए तो देखा वहां पे व्हाइट टाइगर था। तो एक टीचर बड़े क्यूरियोसिटी से हमसे पूछते हैं, वो कहते हैं सर अगर ये बताइए कि टाइगर बाहर आ जाए तो आप क्या करेंगे। हमारे भाई से वो प्रश्न पूछते हैं। तो हमारे भाई कहते हैं हम इतनी तेज भागेंगे कि ये इंश्योर करेंगे कि हमसे पीछे एक आदमी छूट जाए। यही आपका कंपटीशन है, यही कंपटीशन है। याद रखिएगा कि आपको ये इंश्योर करना है कि आपके पीछे लोग छूट जाएं और आप उस ब्रैकेट में आ जाएं। यहां पे आपको परफेक्ट नहीं बनना है, यहां पे आपको अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर बनना है, आपको उससे बेटर बनना है। अगर आपने ये चीज कर ली तो आप ये एग्जामिनेशन निकाल लेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूं कि ये जो आपका फेज है ना, फुल लेंथ टेस्ट एमसीक्यू वाला जो है सेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने ज्यादा आप एमसीक्यूज लगाएंगे, जितने ज्यादा आप पीवाईक्यूज लगाएंगे, जितने अच्छे से एनालिसिस करेंगे, आपके अंदर एक सेंस ऑफ करेक्टनेस डेवलप हो जाएगी। सेंस ऑफ करेक्टनेस का मतलब क्या होता है कि आप क्वेश्चन को देख के पहचान जाएंगे कि ये क्वेश्चन आंसर इसका ये गलत है स्टेटमेंट की सही है, देख के। मतलब ये नहीं कि तुम्हें नॉलेज है, नॉलेज नहीं है, तुमने सुना भी नहीं है, बट स्टिल यू विल बी एबल टू आंसर दैट करेक्टली। आपको पता चल जाएगा कि भाई ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला आपका ऑप्शन गलत है या ये वाला ऑप्शन सही है। वो गट फील आ जाएगी तुम्हारी। तुमने इतने एमसीक्यूज लगा लिए होंगे, इतने तुमने पीवाई और क्लास जब भी आप एमसीक्यूज लगाइए, जब भी आप फुल लेंथ टेस्ट लगाइए, हमेशा क्लासरूम एनवायरनमेंट बना के लगाइए। अगर आप घर में भी लगा रहे हैं तो वैसे ही प्रेशर सिचुएशन होनी चाहिए, ठीक है। आपका पेपर होगा मई में, आप लोग सब लोग नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, और मई में जब पेपर होगा तो बड़ी गर्मी पड़ती है, तो एसी वेसी और वो ठंड का माहौल जो ना एकदम
ऐसा बना के रखो कि रियल सिचुएशन हो, ठीक है, वो प्रेशर होना चाहिए आपके पास। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्लास में जो डीएमपी डीपीपी होते हैं आपके, वो डीएमपी डीपीपी आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो माहौल आपको बनाता है, वो एक आपको क्या है, एनवायरमेंट बना के दिखता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो जो गट फील है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को जानता हूँ, जिनको नहीं आता था पेपर में 30% आता था, लेकिन हर बार वो प्रीलिम्स क्लियर कर लेते थे। मैं उनसे पूछता था, बेटा कैसे तुमने क्लियर कर लिया, पेपर तो इस बार बहुत टफ आया। तो उसने कहा, सर पता नहीं, क्वेश्चन देखते हैं तो गट फील आ जाता है कि नहीं यार ये कुछ अटपटा सा है, ये गलत होगा। और वो क्यों उसको आता है? क्योंकि उसने बैकग्राउंड में बहुत वर्क कर रखा है, उसने पीवाईक्यूज लगा रखा है, उसने एनसीईआरटीज पढ़ रखी है, उसने स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखी है, और उसके अलावा जब उसको कुछ दिखता है, उसको लगता है यार ये तो मैंने पढ़ा लेंगे, है ना। जैसे इसी बार अगर एक क्वेश्चन आया था, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, कि इक्वेटर पे कौन कौन सी लेक्स पड़ती है। अब उनमें जितने भी लेक्स के नाम दिए हुए थे, वो कोई भी लेक जो है आपकी इक्वेटर पे नहीं पड़ती है। लेकिन जब बच्चे ने देखा तो उसको लगा ये क्वेश्चन तो पूछा है यूपीएससी ने, इतनी लेक्स दी हैं, नाम भी दिए हैं 3 लेक्स के, तो कोई ना कोई तो इसमें से ऐसा होगा जो पढ़ता होगा। और उसमें ऑप्शन भी यूपीएससी ने ऐसे ही दिया, ओनली वन इज ओनली टू लेक्स आर देयर, ओनली 3 लेक्स आर देयर। तो आदमी आदमी को लगा नहीं यार, इसमें एक तो कम से कम होगा या 2 तो होंगी, और उसने टिक कर दिया। लेकिन जो सही करने वाले थे, उन्होंने कई बार जब एमसीक्यूज पढ़ रखा था, एनसीईआरटीज पढ़ रखी थी, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रखी थी, उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा ही नहीं कभी। तो वो गट फील जो डेवलप होती है तुम्हारे अंदर, वो तभी डेवलप होती है जब ये तुम्हारा ये सुपरफिशियल लेवल में जब लेयर्स अपनी बनाते हो और जो फुल लेंथ टेस्ट देना चालू करते हो, तभी जाके वो लेयर्स डेवलप होती है। और वो लेयर एक बार डेवलप हो गई तो आप हमेशा एग्जामिनेशन निकाल लेंगे। आपने कभी भी ध्यान से सुना है या सोचा है ना, कि एक परिवार में अगर कोई आईएएस ऑफिसर होता है तो लगातार उसके 2-3 भाई हो जाते हैं, या कोई एक लड़का अगर एक बार प्रीलिम्स निकालता है या मेंस निकालता है तो लगातार वो प्रीलिम्स और मेंस निकालता है। कभी आपने ऐसा सुना है? हमेशा आपने देखा होगा कि अगर आपका कोई एक बड़ा भाई या जानने वाला, उसने एक बार प्रीलिम्स निकाला तो वो दूसरी बार भी निकाल रहा है, तीसरी बार भी निकाल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा? इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है कि उन्होंने ये कर रखा है। और मैं आपको एक बहुत सटीक बात बता दे रहा हूं कि आप कोचिंग में आते हैं तो आप जहां कोचिंग में आपको गाइडेंस मिलती है, आपको यहाँ टीचर्स पढ़ाते हैं, सही पढ़ाते हैं, क्या पढ़ना है वो बताते हैं, लेकिन सिलेक्शन केवल उन्हीं का होता है जो सेल्फ स्टडी करते हैं। पढ़ते आप सब हैं, लेकिन सेलेक्ट कुछ ही लोग होते हैं। कौन होते हैं? जो सेल्फ स्टडी करते हैं। और सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं? इस फॉर्मेट में करते हैं। जो भी सेल्फ स्टडी करेगा, अपने आप घर में जाके पढ़ेगा, वही सेलेक्ट होगा। जो ज्यादा सेल्फ स्टडी करेगा वही है। जितना आप पेन घिसेंगे बेटा, याद रखिएगा, जितना पेन घिसेंगे, जितने आंसर लिखेंगे, जितने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, बार बार नोट्स बनाओगे, याद करोगे, लिखोगे, फैक्ट्स याद करोगे, लिखोगे, रफ कॉपी में घिसोगे, जितना पेन घिसोगे उतना तुम समझ लो सिलेक्शन के करीब चले जाओगे। जितना पेन घिसोगे, जिसने पेन ज्यादा घिसा वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये एकदम लिखित बात है। ये बात आप ऐसी है कि आपने मतलब ये प्रूवन फैक्ट है कि जो ज्यादा पेन घिस रहा है, जो ज्यादा बार बार याद कर रहा है, वो निकल जाएगा। तो ये मैं कहूंगा कि अगर जो भी इसमें से जितने भी आप लोग हैं, ठीक है, जो भी अपीयर होने जा रहे हैं या जिसको भी प्रिपरेशन करनी है 2027 की, वो इसी फॉर्मेट में करें। अगर इस फॉर्मेट में आप करेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत स्मूथ होंगी। ठीक है।